बच्चों, जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे वाईडीएसी, उसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ और आज एक नया पीएसटी लेके आया हूँ आपके लिए। अगले प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में आइए और इसको एनालाइज करिए। तो मैंने अगले प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में कुछ इस प्रकार से कॉन्सेप्ट उठाया। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिएगा दोनों केस को, तो आपको समझ में थोड़े थोड़े आने लगेंगे। मान लीजिए ये सिचुएशन है और मैंने आपसे कहा ये S1 ये S2, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कैपिटल D है और इन दोनों के बीच के सेपरेशन स्मॉल d है। मैंने पहला सिचुएशन ऐसा ऑब्जर्व किया था और मेरे सामने में एक और सिचुएशन आ गया है कि कुछ इस प्रकार से सिचुएशन आ रहे हैं कि बच्चों ये पहला स्लिट, ये दूसरा स्लिट, ये पहला स्लिट है और ये दूसरा स्लिट है, और मैंने कह दिया कि इन दोनों के बीच के सेपरेशन स्मॉल d है और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हो ये कैपिटल D है। तो बच्चों अब एक बार ध्यान देना, ये दोनों केस में आखिर क्या कमी है, क्या मतलब क्या है, इसमें थोड़ा देखना होगा हमें। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि ऐसे जाएंगे और ऐसे वेव्स जाएंगे और यहाँ पर कोई मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट एग्जिस्ट किया है। लेकिन जब मैं इसकी बात करूँगा बच्चों तो मुझे ऐसा लगता है कि एक वेव ऐसे और एक वेव ऐसे और दोनों के बीच में, अब यहाँ पर मैं देखूँगा कि ये पॉइंट P है। तो इन दोनों में अंतर क्या है जरा देखिएगा ध्यान से। आप जान रहे हो ये थीटा एंगल है और ये भी थीटा होता था, याद करो मैंने करवाया था पिछले क्लास में। इस केस में मैंने इसको बोला थीटा। तो दोनों में अंतर देखिएगा। अगर मैं इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करूं तो जो मेरा पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, उसका वैल्यू है d साइन थीटा। इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यही तो d साइन थीटा है बच्चों, यही d साइन थीटा था। लेकिन जब मैं इसकी बात करूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के वेव्स के बीच में, इन दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस होगा d cos थीटा। देखिए दोनों में यही अंतर है। यहां पर दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस d साइन थीटा का था और यहां पर दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस d cos थीटा का था। तो मैं यहां पर लिखूंगा डेल्टा एक्स इज नाउ d cos थीटा। जैसे कि आप जानते हो कि डेल्टा एक्स क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस एन लैम्डा फॉर मैक्सिमा। मैक्सिमा के लिए प्लस माइनस एन लैम्डा होता है और डेल्टा एक्स का वैल्यू मैक्सिमा के लिए होता है प्लस माइनस एन लैम्डा। तो क्या बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि d साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा, इसीलिए n इक्वल टू प्लस माइनस d साइन थीटा बाय लैम्डा। मेरी बात बहुत ही बारीकी से समझना होगा। लेकिन जब मैं यहां बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि d cos थीटा बराबर प्लस माइनस एन लैम्डा। इसीलिए बच्चों मैं जरूर कहूंगा कि यहां पर जो n का वैल्यू है वो हो गया प्लस माइनस d cos थीटा बाय लैम्डा। अब देखिए यहां पर दोनों में क्या अंतर आपको दिख रहा है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर n जो है ना वो प्रोपोर्शनल है साइन थीटा का और यहां पर जो n है ना वो प्रोपोर्शनल है cos थीटा का। जरा समझिएगा, यहां पर जो n है ना वो प्रोपोर्शनल है साइन थीटा का और यहां पर जो n है ना प्रोपोर्शनल है cos थीटा का। एज थीटा इंक्रीजेस साइन थीटा इंक्रीजेस और साइन थीटा इंक्रीज कर गया तो मैं कहता हूं कि n भी इंक्रीज कर गया। यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि cos थीटा इज डिक्रीजिंग फंक्शन। एज थीटा इंक्रीजेस cos थीटा डिक्रीजेस एंड cos थीटा डिक्रीजेस मीन्स n डिक्रीजेस। तो जरा समझिएगा, व्हाट इज n? n इज द ऑर्डर ऑफ फ्रिंज
एन इज नथिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिंज। एन क्या है बच्चों? ऑर्डर ऑफ फ्रिंज है ना। तो मैं कहता हूं इस प्रकार कि जैसे जैसे इस सिचुएशन में थीटा बढ़ते चले जाएगा, थीटा बढ़ते चले जाएगा, तो मैं कहता हूं कि मेरा एन बढ़ते चले जाएगा। और इस सिचुएशन में थीटा बढ़ते चले जाएगा तो एन घटते चले जाएगा। तो मैं इन दोनों सिचुएशन में एक चीज फाइंड आउट कर रहा हूं, अच्छे से देख रहा हूं कि यहां पर आप देखो, ये सेंट्रल मैक्सिमा मान लीजिए होगा, तो ये पहला मैक्सिमा, दूसरा मैक्सिमा, तीसरा मैक्सिमा, एक चौथा मैक्सिमा, इस प्रकार से मैक्सिमाज बन रहे हैं। तो इसमें क्या है ना कि ऑर्डर ऑफ फ्रिंज बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो चूंकि थीटा के वैल्यू बढ़ने से, थीटा के वैल्यू बढ़ने से एन घटते ही चले जाएगा। और एन घटा मतलब क्या? ऑर्डर ऑफ फ्रिंज घटते चला गया। मीन्स इस सिचुएशन में पहला मैक्सिमा इधर होगा, दूसरा मैक्सिमा इधर होगा, तीसरा मैक्सिमा इधर होगा। मतलब ऐसे नीचे उतरोगे तो ऑर्डर ऑफ फ्रिंज बढ़ते चले जाएंगे, आप ऐसे ऊपर जाओगे तो ऑर्डर ऑफ फ्रिंज घटते चले जाएंगे। लेकिन इस सिचुएशन में क्या देखा मैंने? इस सिचुएशन में देखा कि ऐसे ऊपर जाने से, ऐसे ऊपर जाने से बच्चों, ऐसे ऊपर जाने से ऑर्डर ऑफ फ्रिंज बढ़ते चले जाएंगे, है ना। और ऐसे नीचे आने से ऑर्डर ऑफ फ्रिंज घटते चले जाएंगे। तो मुझे ये चीज़ समझ में बहुत अच्छे से आ गया है कि भाई इन दोनों सिचुएशन में क्या चीज़ है, कॉमन चीज़ें हैं जो हमें तुम्हारा ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पर मैंने मैक्सिमा का कंडीशन लिया है, आप चाहो तो मिनिमा का भी कंडीशन ले सकते हो। चलो मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे देखता हूँ। तो आपने नोट कर लिया है बच्चों, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं उस सिचुएशंस को ऑब्जर्व करूँगा बच्चों, उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करूँगा जो मैंने सेकेंड केस में लिया था। मतलब खास करके मैं चाहता हूँ कि इस पर थोड़े से डिस्कशन हो, और आज के लेक्चर में इस पर हम थोड़े स्पेशली डिस्कशन करना चाह रहे हैं बच्चों। तो आइए मैं उसी पे बात करूँगा आज। तो मेरे सामने में वही फिगर आया, थोड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा केस बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो मैंने कहा कि देखिए ये S1 है और ये दूसरा स्लिट है S2, ये पहला स्लिट है, ये दूसरा स्लिट है बच्चों। इन दोनों के बीच के सेपरेशन स्मॉल d है और इन दोनों के बीच में कैपिटल D है बच्चों। अच्छा, मैंने क्या पूछा है? मैंने आपसे बहुत ही सिंपल बात पूछा कि फाइंड रेडियस ऑफ nth, फाइंड रेडियस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। मैंने बहुत ही अच्छे से पूछा है आपसे कि मुझे बताइएगा कि nth ब्राइट फ्रिंज का रेडियस क्या होने वाला है। तो देखिए रेडियस की बात कहना चाह रहा है ना वो। अब यहाँ पर बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, क्या रेडियस क्या है? तो मैंने आपको क्या बोला था कि फ्रिंज इज नथिंग, फ्रिंज इज द लोकस ऑफ ऑल वेव फ्रंट, जिसके सेंटर तो यहीं पर होंगे ना। अब जैसे देखिए यहाँ पर कैसे फ्रिंज दिखाई दे रहे होंगे, तो आपका जवाब होगा ऐसे फ्रिंज बन रहे होंगे, ऐसे फ्रिंज बन रहे, ऐसे फ्रिंज बन रहे, जिसके सेंटर तो यहीं पर है। तो इसका मतलब जब भी रेडियस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज पूछा जा रहा है, इसका मतलब मुझे nth मैक्सिमा का वैल्यू पूछ रहा था। मतलब मुझे तो जब भी मुझसे पूछा जाता है ना रेडियस, तो मैं समझ गया ना कि हमें y पूछ रहा है बच्चों। मतलब मुझे y का वैल्यू पूछ रहा है, कैसे भी करके y निकालना है। तो चलिए मैं y निकालने के चक्कर में पड़ा हूँ, तो y निकालता हूँ। तो मान लीजिए कि ऐसे वेव्स जा रहे होते और ऐसे वेव्स जा रहे थे बच्चों, और यही y है, ये सेंट्रल मैक्सिमा मान लीजिए। तो ये सेंट्रल पॉइंट से ये डिस्टेंस है y का। अब आप मुझे ये बताओ कि ये एंगल तो यही थीटा है ना, तो ये पार्ट डिफरेंस हो जाएगा दोनों वेव्स के बीच में, पार्ट डिफरेंस डेल्टा x। और इस सिचुएशन में आप क्या बोलोगे कि जो मेरा पार्ट डिफरेंस है वो होगा d cos थीटा। बोलिए ना, मेरा जो पार्ट डिफरेंस है वो है d cos थीटा। अच्छा जरा बात को समझिएगा कि मैंने d cos थीटा को पार्ट डिफरेंस बोला। दूसरी बात जरा ध्यान देना होगा यहाँ पर कि मैंने आपको पहले भी एक बात बताया था, आपको याद होगा शायद, तो कि जब भी इस फॉर्मूला को यूज़ करें तो इसको जरूर यूज़ करेंगे। टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस d प्लस डी,
डी के रिस्पेक्ट में ये स्मॉल डी बहुत ज़्यादा छोटा होता है, डी मीटर्स में होता है और ये मिलीमीटर्स में होता है। तो मैं इस डी के रिस्पेक्ट में इस डी को ख़त्म कर देता हूँ। तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि टेन थीटा बराबर वाई बाई डी। चलिए ये बात भी आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छे समझ में आ गया बच्चों। अब यहाँ पर जो सिचुएशंस मैं डील कर रहा हूँ उसको थोड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एंगल छोटा सा एंगल है, तो इफ़ एंगल इज वेरी स्मॉल, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, अगर एंगल बहुत ज़्यादा छोटा होता है बच्चों, तो आपको मैं याद करवा दूं कि साइन थीटा लगभग थीटा होता है, टेन थीटा भी लगभग थीटा होता है, लेकिन जो कॉस थीटा होता है ना वो होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2। ये वैल्यूज़ होते हैं मैथमेटिकली जिसको आपको याद रखना होता है। तो मैं सोचता हूँ कि जब एंगल बहुत छोटा है तो मेरा पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, तो आपका जवाब होगा डी कॉस थीटा। और एंगल छोटा होने पर ये कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा लगभग इसके बराबर हो जाएगा। तो मैं कहूँगा डी इंटू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 इज़ द पार्ट डिफरेंस बच्चों। एक बात मुझे और बताना है आपको कि जब एंगल बहुत छोटा है तो क्या मैं इस टेन थीटा को थीटा बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ बच्चों, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जब एंगल बहुत छोटा है तो टेन थीटा को थीटा बोला जा सकता है। तो मैं कह सकता हूँ क्या यहाँ से कि डेल्टा एक्स बराबर डी इंटू 1 माइनस टेन थीटा लगभग थीटा के बराबर होगा, मतलब 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2d स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये मेरा पार्ट डिफरेंस आ गया है बच्चों। मैंने पहले भी बताया था आपको कि एक बार मेरा पार्ट डिफरेंस तो आ जाए मैं तो कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। तो पार्ट डिफरेंस आ गया और मुझसे पूछ रहा था रेडियस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, मतलब मुझे कंडीशन लेना है, मैक्सिमा का कंडीशन लेना है। तो मैं कहता हूँ कि फोर मैक्सिमा के केस में ज़रा मुझे समझाएं सारे बच्चे, क्या इस डेल्टा एक्स के बदले में मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस एन लैम्डा? कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? अब जल्दी से इसको नोट कर लो क्योंकि मैं इरेज करने जा रहा हूँ इसको, जल्दी से नोट करो। चलो नोट कर लिया आपने, तो मैं यही से इरेज कर देता हूँ हल्का सा। अब यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि मैक्सिमा के केस में डेल्टा एक्स का वैल्यू प्लस माइनस एन लैम्डा था। तो मैंने क्या सोचा बच्चों कि प्लस माइनस एन लैम्डा इज डी इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2d स्क्वायर। तो बच्चों मैं कह दूंगा कि 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2d स्क्वायर इज प्लस माइनस एन लैम्डा बाई डी। ओके बच्चों, तो मैं जरूर कहूंगा 1 माइनस प्लस ये इस तरफ आ जाए, एन लैम्डा बाई डी बराबर वाई स्क्वायर बाई 2d स्क्वायर। तो बच्चों मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ यहाँ से, आपको समझना होगा, यहाँ पर बहुत ही इजी केस बात कर रहा हूँ मैं। तो बच्चों मैं कह सकता हूँ क्या कि वाई स्क्वायर बाई 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस एन लैम्डा बाई डी, और मैं कह दूंगा कि वाई स्क्वायर इज 2d स्क्वायर इंटू 1 माइनस प्लस एन लैम्डा बाई डी, और मेरा y का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों जरा बताएं मुझे, d अंडर रूट में 2 इंटू 1 माइनस प्लस एन लैम्डा बाई डी, and this is the radius of nth bright fringe. This is the radius of nth bright fringe. अब यहाँ पर मुझे जो भी ब्राइट फ्रिंज की बात करेगा मैं n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 पुट करते चले जाऊँगा और बड़ी आसानी से, बड़ी खूबसूरती से हम लोग इसके वैल्यूज़ को निकालते चले जाएंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो। अगर मैं मिनिमा का भी पूछ लेता कि इसका रेडियस क्या होने वाला है तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं था, आप बस एन लैम्डा के बदले में 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 पुट करेंगे तो डाटा तो अपने आप आ जाएगा। अब जल्दी से उसको नोट करो, मैं आगे मिटाने जा रहा हूँ इसको। अगले प्रॉब्लम की तरफ आए, कितना अच्छी बात कह रहा है।
कि two sources are placed on x-axis at a separation d equal to 3 lambda। ठीक है, ये d का वैल्यू दे रखा है 3 lambda, lambda is the wavelength, don't worry। An observer moves from a, एक ऑब्जर्वर यहां से स्टार्ट करके ऐसे चल रहा है, ऐसे जा रहा है और इस सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा था जिसका रेडियस r था, r बहुत बड़ा है d से। तो हाउ मेनी मैक्सिमा एंड मिनिमा विल ही ऑब्जर्व? डोंट वरी, हम कैसे डील करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको बहुत अच्छे से समझाने जा रहा हूं। बच्चों मैंने ऐसे सोचा कि मान लीजिए कुछ इस प्रकार से हम इंटरफेरेंस करने जा रहे हैं वेव्स का, और इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है, अच्छा मान लीजिए एंगल थीटा है ना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डी कॉस थीटा। तो मैं जरूर कहूंगा कि जो डी कॉस थीटा है वो डेल्टा एक्स है एंड डेल्टा एक्स इज डी कॉस थीटा। तो मैं जरूर कहूंगा कि फोर मैक्सिमा के केस में इस डेल्टा एक्स के बदले में मैं लिखूंगा प्लस माइनस एन लैम्डा इज डी कॉस थीटा। इसीलिए कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस एन लैम्डा बाई डी, एन लैम्डा बाई डी। इसीलिए थीटा इज कॉस इनवर्स प्लस माइनस एन लैम्डा बाई डी एंड दिस इज द एंगुलर सेपरेशन ऑफ मैक्सिमा एयर। अब आप यहां पर थोड़े ध्यान से समझना कि इस केस में 0 1 2 3 4 लेते थे, याद है ना? तो मैं करूंगा क्या, पुट n इक्वल टू 0। तो देखिए थीटा का वैल्यू कितना आ गया है, कॉस इनवर्स 0, बिकॉज n का वैल्यू 0 हो गया है ना। अब मैं n का वैल्यू 1 पुट करता हूं, तो देखिएगा थीटा का वैल्यू कितना आ गया, कॉस इनवर्स। अच्छा एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि d का वैल्यू दे रखा है 3 लैम्डा, d का वैल्यू दे रखा है 3 लैम्डा। तो मैं चाहता हूं इसको थोड़े से और मॉडिफाई कर दिया जाए और थीटा को इस प्रकार लिखा जाए, कॉस इनवर्स प्लस माइनस एन लैम्डा बाई 3 लैम्डा, मतलब कॉस इनवर्स प्लस माइनस एन बाई 3 इज द वैल्यू ऑफ थीटा एयर। तो मैं अब जो भी बात करूंगा इसमें बात करूंगा, तो मैं n का वैल्यू 1 पुट कर दिया, तो ये वैल्यू देखिएगा कितना आ रहा है, कॉस इनवर्स 1/3। मैंने n का वैल्यू 2 पुट कर दिया, तो मैं कहूँगा कॉस इनवर्स 2/3। मैंने n का वैल्यू 3 पुट कर दिया, तो मैं ज़रूर कहूँगा थीटा इज कॉस इनवर्स 1, 3/3 1। अगर मैं n का वैल्यू 4 पुट करता हूँ बच्चों, तो इस केस में इस थीटा का वैल्यू आ जाएगा कॉस इनवर्स 4/3, और ये एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब ये मैक्सिमा के लिए एंगुलर सेपरेशन सही है, ये चारों सही है, ये भी ये भी ये भी ये भी। तब आप देख सकते हो बच्चों कि 1 2 3 4, मतलब 4 मैक्सिमा इस क्वाड्रेंट में बने हैं। तो इसका मतलब 4 मैक्सिमा इधर भी बनने जा रहे हैं, 4 मैक्सिमा यहाँ भी बनेंगे और 4 मैक्सिमा यहाँ भी बनेंगे, जिसका एंगुलर सेपरेशन ये रहा, एंगुलर पोजीशंस ये रहा बच्चों। अब यहाँ पर बात उठता है कि नंबर ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा कितने होने जा रहे हैं। मैं तो पूछा है नंबर ऑफ मैक्सिमा, देखिए ये वाला टर्म तो मैंने डिफाइन कर दिया, बट मैंने पूछा हाउ मेनी मैक्सिमा एंड मिनिमा विल बी फॉर्म्ड। तो देखिए नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा का जब बात उठेगा ना बच्चों, तो हम कुछ इस प्रकार सोच लेंगे कि देखिए इसमें 4 और इसमें भी 4 है, लेकिन इन दोनों में एक फ्रिंज तो दोनों में कॉमन आ रहा है ना। देखिएगा ध्यान से, 0 से लेके 90 के बीच में जा रहा है ना, यहाँ भी 0 से लेके 90 के बीच में, तो एक फ्रिंज तो दोनों में कॉमन आएगा, इसका भी एक फ्रिंज इसका और एक फ्रिंज इसका, दोनों मतलब कॉमन हो जाएगा। एक फ्रिंज तो कॉमन होना ही है, क्योंकि जो यहाँ पर फ्रिंज बनेंगे वो इसका भी और इसका भी है। मतलब मैं कहूँगा एक यहाँ से कम हो जाएगा, एक यहाँ से भी कम होगा, एक यहाँ से भी कम होगा, एक यहाँ से भी कम होगा। मतलब वैसे तो नंबर ऑफ मैक्सिमा 16 होना चाहिए, बट मैं कहता हूँ इसमें से 4 घटा दो, तो नंबर ऑफ मैक्सिमा की संख्या जो है
वो 12 हो जाएगा बच्चों, और मिनिमा की संख्या भी फिर तो 12 ही रहेगा। आप चेक करके देख सकते हो। अगर आपको नहीं लग रहा है ऐसे तो 2n - 1 λ/2 पुट करके देख लो, डाटा यही आने वाले हैं। तो मैं कहूँगा मैक्सिमा की संख्या 12 और मिनिमा की संख्या भी 12। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। ये कोई बहुत बढ़िया क्वेश्चन नहीं था, लेकिन बहुत बढ़िया हो या ना हो मायने नहीं रखता मेरे लिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा, मैं ये नहीं कहता हूँ यही पूछा था, सिमिलर क्वेश्चन आस्क इन जेईई एडवांस 2000 मेरे ख्याल से 17 में आया था। सिमिलर प्रॉब्लम, एक्यूरेट ये नहीं था, उसमें क्या कहते हैं, मोर देन वन ऑप्शन थे, कई सारे ऑप्शन दे रखा था लैंग्वेज वाइज, लेकिन सब कुछ यही था। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आता हूँ। चलिए, हमसे बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ऑब्जर्वर वही डिटेक्टर है जो ऐसे मूव कर रहे हैं सर्कल में, और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो 2 मीटर था, और वेवलेंथ दे रखा है 0.5 मीटर। तो हाउ मेनी मैक्सिमा विल फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, हाउ मेनी मैक्सिमा, डोंट वरी, हाउ मेनी मैक्सिमा विल फॉर्म्ड, हाउ मेनी मैक्सिमा विल फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, ये पूरे सर्कुलर पाथ जो स्क्रीन है उस पर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, यहाँ से भी, और बच्चों मैं ज़रूर कहूँगा कि जो मेरा पाथ डिफरेंस होने वाला था वो d cos थीटा था, और मैं ज़रूर कहूँगा कि d cos थीटा अगेन ± n λ, इसीलिए थीटा इज cos इनवर्स ± n λ/d, थीटा इज cos इनवर्स n λ/d। डोंट वरी, मुझे दे रखा है वैल्यू ±n, लैम्डा के बदले में लिखेंगे 1/2, 0.5, और डी दे रखा है 2 मीटर। देखिए दोनों मीटर में ही है, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। cos इनवर्स n/4, तो एक्सपर्ट बच्चे तो ऐसे ही समझ जाएंगे कि इसके आंसर कितने होने वाले हैं, बट फिर भी मैं पुट करके देखते चले जा रहा हूँ, जहाँ पर n का वैल्यू 0 1 2 3 4 करते चले जाएंगे। तो मैं अगर पुट करता हूँ पुट n = 0, तो थीटा इज cos इनवर्स 0, n का वैल्यू 1 पुट करता हूँ मैं, तो थीटा इज cos इनवर्स 1/4, n बराबर 2 पुट करता हूँ, थीटा इज cos इनवर्स 2/4 मतलब 1/2, n बराबर 3 पुट करता हूँ बच्चों, cos इनवर्स 3/4, 4 पुट करता हूँ बच्चों, cos इनवर्स 4/4, और अगर 5 पुट करता हूँ बच्चों, थीटा का वैल्यू आ जाएगा cos इनवर्स 5/4। मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा देना चाहता हूँ कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये संभव है, ये संभव है, ये संभव है, ये संभव है, ये संभव है। तो मतलब मैं कहता हूँ 5 5 5 5, लेकिन यहाँ एक कॉमन आएगा, यहाँ भी एक कॉमन आएगा, यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, मतलब नंबर ऑफ मैक्सिमा इज 20 में से 4 घटा दीजिए तो मैं कहूँगा 16। नंबर ऑफ मैक्सिमा इज 16। क्या मेरी बात समझ में अच्छे से आ रहा है आपको? तो हम नंबर ऑफ मैक्सिमा कैसे फाइंड आउट करेंगे, पता लग रहा है ना आपको? तो आप जल्दी से नोट कर लो, मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आता हूँ। आपने यहाँ तक सीख लिया अच्छे से, बहुत अच्छे से सीख लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़े से और अटपटा सा कॉन्सेप्ट डील करूँ। तो चलो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल नहीं कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है लॉयड्स मिरर, लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको थोड़े ध्यान सुनिएगा। मैं बात करने जा रहा हूँ आपको लॉयड्स मिरर के ऊपर में। तो देखिए क्या होता है लॉयड्स मिरर, समझने की कोशिश करेंगे सारे। बेसिकली इसमें बच्चों क्या होता है कि ये देखिए एक खेल है, अगर आप उस खेल को समझ जाओगे तो सीख जाओगे। ये पहला सोर्स है, स्लिट है, और ये दूसरा स्लिट है। आप जैसे कि जानते हो सोर्स यहां होगा, बट अंतर यहां पर क्या किया गया है कि मैंने यहां पर एक मिरर को फिट कर दिया। अब यहां पर एक मिरर लगा दिया गया है। अब खेल तो शुरू हो गया भाई, कि जब यहां पर मिरर लगा होगा
तो इतने आसान तो प्रॉब्लम रहा नहीं। तो अब मैंने पूछा आपसे कि बताइए कि nth मैक्सिमा कहाँ बना, nth मिनिमा कहाँ बना। तो मैं ऐसे केस को कैसे डील करूंगा, इसके लिए मैं थोड़े अलग कलर का मार्कर लेता हूं, उसको समझिएगा। हम क्या करेंगे, यहां से एक वेव्स को भेजेंगे और यहां से ये वेव्स को भेजेंगे। देखिए यहां से तो वेव निकल गया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं मुझे, लेकिन यहां से वेव नहीं जा रहा है। लेकिन इंटरफेरेंस के लिए तो कम से कम 2 वेव्स की जरूरत तो है ही बच्चों। जब तक 2 वेव्स आएंगे नहीं, इंटरफेरेंस करोगे कैसे। तो इसलिए अब क्या होने वाला है जरा उसको समझिएगा। यहां से तो वेव नहीं जाएगा, तो यहीं से वेव निकलता है और इससे टकराता है और टकरा के दोबारा जाता है यहां पर, और यहां पर फ्रिंज बना देता है, और यही nth मैक्सिमा का लोकेशन हो जाएगा। तो अब यहां पर खेल क्या है जरा उसको समझिएगा कि यहां पर बहुत शानदार खेल क्या खेला गया है। तो आपको मैं बता दूं, जब भी कोई वेव्स, +1 में पढ़े थे आप लोग, जब भी कोई वेव एक फिक्स सरफेस से टकराता है तो वो एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस पाई लेके चलता है। अगर आपको याद होगा तो याद करवा दूं कि जब भी कोई वेव एक फिक्स सरफेस से टकराता है तो रिफ्लेक्टेड वेव्स के पास नया फेज, एक्स्ट्रा फेज, नया नहीं कहो, एक्स्ट्रा फेज पाई आ जाता है, 180 डिग्री आ जाता है। लेकिन कोई वेव अगर फ्री एंड से टकराता है तो रिफ्लेक्टेड वेव के पास कोई एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस नहीं होता। तो अब यहां पर देखिए कि वेव्स जो टकराए हैं, फिक्स सरफेस से टकराए, मिरर से जाके टकराए हैं, तो मैं कहूंगा कि जो रिफ्लेक्टेड वेव्स होंगे उसमें एक्स्ट्रा फेज पाई ले लिया गया होगा। इसका मतलब इसके पास एक्स्ट्रा फेज पाई आ गया है। अब मैं आपको एक छोटा सा बात समझाने जा रहा हूं, आप सीख जाना, बहुत जरूरी है आपके लिए। यहां लिखता हूं मैक्सिमा और यहां लिखता हूं मिनिमा। तो बच्चों एक बात बताइए, मैं बिफोर और मैं आफ्टर लिख देता हूं कि पहले क्या था और अब क्या है। तो बिफोर पहले क्या कंडीशंस होते थे मैक्सिमा के लिए, तो आपको याद करवा दूं, मैक्सिमा के लिए होता था 2n पाई फेज डिफरेंस की बात कर रहा हूं, और मिनिमा के लिए होता था ±2n-1 पाई। ये पहले हुआ करता था। लेकिन मैं आज क्या देख रहा हूं कि यार ये जो वेव्स है ना, एक्स्ट्रा फेज पाई लेके आ रहा है ना, साथ साथ एक्स्ट्रा फेज पाई लेके आते जा रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि अब जो भी वेव्स होंगे वो होंगे तो 2n पाई, लेकिन एक्स्ट्रा फेज पाई लेके आ गया, एक्स्ट्रा फेज पाई लेके आ गया। ये क्या लिखेंगे आप, ±2n-1 पाई प्लस पाई। अब आप देखिएगा ध्यान से, ये वाला जो सिचुएशन हो गया है वो कुछ इस प्रकार हो गया है, 2n+1 पाई, और ये हो गया है ±2n पाई। अब खुद देखिए ना, 2n-1 पाई बोलो या 2n+1 पाई बोलो, बात तो एक ही है ना, क्योंकि एक बार 0 से स्टार्ट होता था, एक बार 1 से स्टार्ट होता था। तो अब मैं क्या देख रहा हूं कि मैक्सिमा के केस में ये वाला टर्म आ गया है और मिनिमा के केस में ये वाला टर्म आ गया है। मतलब इसको मैं ऐसे लिख दूं तो जरा मजा आएगा, उल्टा पुल्टा, बिल्कुल उल्टा पुल्टा ही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है कि भाई YDAC में जो मिनिमा बनता है वो लोएड मिरर के मैक्सिमा कहलाएंगे। सुनिएगा फिर से, YDAC में जो मिनिमा बनता है, YDAC में जो मिनिमा बनता है वो लोएड मिरर के मैक्सिमा कहलाएंगे, और YDAC के जो मैक्सिमा होते थे वो लोएड मिरर के मिनिमा कहलाते हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना बच्चों कि अगर मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि ये बताइए मुझे कि तीसरा मैक्सिमा कहाँ बना, तो आपको कुछ नहीं करना है, तीसरा मिनिमा का वैल्यू निकाल देना है, जो आंसर आएगा वही लोएड मिरर में आंसर होगा। तो लोएड मिरर में अंतर समझ में आ रहा है आपको? कुछ भी अंतर नहीं और बहुत अंतर है। अंतर क्या है कि लोएड मिरर का जो एक्सपेरिमेंट है वो YDAC के बिल्कुल उल्टा दिखाई दे रहा है मुझे। जो YDAC के मैक्सिमा होंगे वो इस एक्सपेरिमेंट में मिनिमा की तरह काम करेंगे, और जो उसमें मिनिमा होते थे यहाँ मैक्सिमा की तरह काम करेंगे। तो चलिए अच्छे से इसको नोट करिए, कुछ प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। जल्दी से नोट करिए। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम ले लेते हैं बच्चों, आपको समझना पड़ेगा।
बहुत ही गजब का क्वेश्चन, क्लासिकल क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है कि M1 और M2 दो मिरर है, दोनों को पैरेलल रखा गया है। एट अ पॉइंट O देयर विल बी मैक्सिमा फॉर्म्ड, या इस पॉइंट O पे कोई मैक्सिमा बना है। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट O पर कोई मैक्सिमा का निर्माण हो रहा है। लाइट फ्रॉम ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स S, मोनोक्रोमेटिक सोर्स S, लाइट फ्रॉम ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स S ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज नॉट रीचिंग डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। इस स्क्रीन के ऊपर में, यही स्क्रीन है बच्चों, डायरेक्टली नहीं पहुंच रहा है। तो हमसे पूछ क्या रहा है बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा था एट पॉइंट, तो इसका वेवलेंथ कितना है, फाइंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। कैसे इस प्रॉब्लम को डील करेंगे बच्चों? तो मैं सोच रहा था कि यार इंटरफेरेंस करने के लिए तो हमें दो सोर्स की जरूरत होगी। तो देखिए ये सोर्स है ना, तो ये मिरर है, तो ये इमेज यहाँ बनाएगा इसका, तो मैं इसका नाम S1 रखता हूँ, और ये d/2 डिस्टेंस होगा, इसमें तो संदेह नहीं है। इन अ प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, और ये d डिस्टेंस पे है, तो ये सेकेंड सोर्स की तरह काम करेगा S2, और जनाब ये d हो जाएगा। मतलब दोनों स्लिट की, ये स्लिट की तरह काम कर रहे हैं, तो दोनों स्लिट की के बीच में सेपरेशन कितना है, 3D। चेक कर सकते हो, d, d, 2D और d, 3D। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे कि मेरे को जो d के बदले में अब क्या लेना होगा, 3D। अब यहाँ पर आप देखो कि अगर ये d के बदले में 3D होगा, तो इसका सेंट्रल एक्सिस कौन सा होगा, 3D/2 पे। तो यहाँ से मैं काउंटिंग कर लेता हूँ, तो d और d/2, मतलब ये इसका सेंट्रल एक्सिस हो जाएगा बच्चों। तो ये d/2 हो गया ना, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि 3D/2 पे सेंट्रल एक्सिस होगा, मतलब ये पॉइंट जो हो गया वो सेंट्रल मैक्सिमा का पॉइंट है बच्चों। अब आप देखो ये पूरे डिस्टेंस से d है, और ये हमें पहले से पता है कि d/2 होना चाहिए, तभी तो सेंट्रल एक्सिस होगा ये 3D/2। तो बच्चों ये बता दीजिए कि ये कितना डिस्टेंस है। ऑफ कोर्स d/2 है, तो क्या यही y का वैल्यू है, क्या यही y का वैल्यू है d/2? बिल्कुल, मुझे पता है डेल्टा x क्या होता है, y/d। तो y का वैल्यू क्या लिखेंगे, d/2, और इस d के बदले में लिखेंगे 3D, क्योंकि हमें पता है। और ये तो कैपिटल D है ना बच्चों, तो कैपिटल D रहने दीजिए, और ये प्लस माइनस n लैम्डा फॉर मैक्सिमा, इसलिए लैम्डा क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ मैं, तो 3D²/2D। और मुझे लगता है कोई ऑप्शन जरूर होना चाहिए इसमें, 3D²/2D। द बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। मुझे लगता है आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, अगले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे कि जब हम सोर्स को सेंट्रल एक्सिस पर नहीं रखें, जब सोर्स सेंट्रल एक्सिस पर नहीं होंगे तो बहुत सारी बातें उठने जा रहे हैं उसमें, तो अभी हम डिस्कस करेंगे। आप जल्दी से इसको नोट कर लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए।